Name of Almighty God, the gracious, the merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Let's discuss. We're going to discuss The Rime of Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge 1775 में पैदा हुए हैं और 1834 में डेथ हुई है। सैमुअल टेलर कॉलरिज एक रोमांटिक पोइट्स हैं और बीइंग अ रोमांटिक पोइट ये अपनी पोइट्री में नेचर को, अपनी फिलोसॉफिकल थॉट्स को, सिंबलिज्म को, इमेजेस को और लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो फिगर ऑफ स्पीच जो हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, जैसे ऑनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफर्स और एनाफोरा, लाइक दीज फिगर ऑफ स्पीच ये अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं। इसके अलावा सैमुअल टेलर कॉलरिज बड़े बेस्ट फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्स को अपना गुरु समझते थे, उस्ताद समझते थे। लेटर इनकी फ्रेंडशिप जो है वो ब्रेक होती है जब ये कुछ फिलोसफर से मिलते हैं। पहले पोएट था, क्रिटिक बना, फिलोसफर बना और अपनी फिलोसॉफिकल थॉट्स और अपनी क्रिटिक्स जो है वो लिरिकल बैलेड में देते हैं, जो इन्होंने बाद में लिखा। बाद में बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है इन्होंने लिखा, तो उसमें अपनी जो फैंटेसी, इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन उसको डिफाइन किया। याद रखिएगा एक बात कि वर्ड्सवर्थ जस्ट पोएट था, लेकिन ये क्रिटिक भी है, फिलोसफर भी है और रोमांटिक पोएट भी है। रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो रीजन के उल्ट बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे वो रीजन, साइंटिफिक थॉट्स, ऑब्जेक्टिविटी इस चीज़ को डिस्कस करते थे। ये सब्जेक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ये रोमांटिक जो उनकी थॉट्स हैं, रस्टिक लाइफ, विल्जियर लाइफ, क्लोज टू नेचर, मिस्टिक आइडिया, फिलोसॉफिकल आइडिया और जो पैंथीज्म की थीरी थी जिसको वो फॉलो करता था वर्ड्सवर्थ, ये उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और ये सोलिट्यूड की दुनिया, आइसोलेट थे। वो क्या थे? मैन सेंटर्ड थे। क्लासिकल एज के राइटर जैसे पॉप हुआ, जॉनसन हुआ और उसके अलावा दीगर जो पोएट्स थे, क्लासिकल पोएट्स, वो क्या थे? मैन सेंटर्ड थे। सोसाइटी को डिस्कस करते थे, मैन को डिस्कस करते थे। ये सोसाइटी से बाहर आ जाते हैं, सोलिट्यूड में चले जाते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं, रस्टिक लाइफ को बताते हैं, विल्जियर लाइफ को बताते हैं, पेस्टोरल सीन को देते हैं, नेचर को डिस्कस करते हैं। और यही हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोएम अभी डिस्कस करें। सुपरनेचुरल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, फिलोसॉफिकल थॉट्स देते हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। जब आप सोलिट्यूड में हैं तो डेफिनेटली आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जा रहे हैं। तो इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू माइंड एंड डेफिनेटली रोमांटिक राइटर विल इंक्लूड एंड इन्फ्यूज इन द पोइट्री साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थॉट्स, साइकोलॉजिकल थॉट और साइकोलॉजी को वो शामिल करेंगे। पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसफर है। 1772 में पैदा हुआ, 1834 में इसकी डेथ हुई है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड के साथ इसने मिलकर लिखा लिरिकल बैलेड। अब लिरिकल बैलेड के अंदर अगर हम देखें तो उसमें कल हमने डिस्कस किया 23 पोएम्स थी टोटल, और उसमें 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी, 4 इसकी थी। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, क्रिस्टबल, कुबला खान। अब इन पोएम्स के अंदर अगर हम देखें तो इन पोएम्स को गौर से देखें तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के अंदर उसने सुपरनेचुरल एलिमेंट और एक है मैरिनर जो एक एंशिएंट है, ओल्ड मैरिनर है जो कश्ती चलाने वाला है, उस शिप चलाने वाले की जो साइकोलॉजी है उसको डिस्कस किया। सुपरनेचुरल एलिमेंट भी है उसके अंदर। कुबला खान देखें तो उसमें एक ड्रीमी, एक इमेजिनेटिव सा एक पैलेस जो है वो कुबला खान का दिखाया गया है, मंगोल था वो। लेट्स डिस्कस द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की नरेशन सुन लीजिए। एक ओल्ड, एंशिएंट का मतलब होता है ओल्ड। एक ओल्ड एंशिएंट मैरिनर है
और वो शिप चलाता है, उसका क्रू है, उसका ग्रुप था, वो मिलके एक सफर करता है। एंशिएंट मैरिनर एक यंग यूथ, एक यंग नौजवान को मिलता है और वो नौजवान किसी शादी पे जा रहा है। एंशिएंट मैरिनर उसको अपने हाथों में थाम लेता है और वो बड़े गुस्से से वायलेंटली उसको थामता है अपने हाथों में। जब पकड़, जी प्लीज, अनिला आपको आवाज ठीक आ रही है? आपके नेट में प्रॉब्लम था, आपने पूरा लेक्चर जो है डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन डियर प्रॉब्लम यह है कि आपके नेट में प्रॉब्लम, लेकिन हमारे नेट तो ठीक हैं। आप उसे अब बंद कर दें, दोबारा फिर ज्वाइन कर लेते हैं। आप अब बंद कीजिए, अब दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम दोनों को तो आवाज़ हमारी ऑडिबल है। अनिला, मैं आपको ऑडिबल हूँ? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता, आप मेरा लेक्चर सुना करें। जस्ट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, चले, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बट मुझे कंटिन्यू ज़रा करने दें प्लीज़। हाँ जी, आपको आवाज़ ठीक आ रही है फौजिया? चलिए, थैंक यू। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 में पैदा हुए हैं, रोमांटिक पोइट्स हैं। मैंने जैसे डिस्कस किया, क्लासिकल पोइट्स जो थे वो मैन सेंटर्ड थे, सोसाइटी सेंटर थे, कम्युनिटी सेंटर थे, वो सोसाइटी को डिस्कस करते थे। जैसे अलेक्जेंडर पोप को डिस्कस किया हमने, या उससे पहले दूसरे क्लासिकल जो राइटर्स थे, जैसे हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट थे, या दीगर जो पोइट्स थे या राइटर थे, वो कैसे डिस्कस कर रहे थे, सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे या उस पर लिख रहे थे। लेकिन रोमांटिक पोइट्स जो है सोसाइटी से दूर चले जाते हैं, सोलिट्यूड में चले जाते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव, मेडिटेशंस, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक दुनिया में। रोमांटिक सिर्फ लव से रिलेटेड नहीं है, कल भी मैंने बताया था। रोमांटिक बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट थी, एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। उसमें क्या बेसिकली वो कर रहे थे, वो बेसिकली जो सोसाइटी थी उससे रिवोल्ट कर रहे थे। दे आर मूविंग टूवर्ड्स नेचर एंड दे वर फाइंडिंग देयर कंफर्ट इन नेचर से कंफर्ट लिया जा रहा है। तो मोस्टली जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो आपस में फ्रेंड हैं, या उनकी जो थॉट्स हैं वो मिलती जुलती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं तो उनकी थॉट भी आपस में मिलती जुलती हैं इनसे, कि वो भी नेचर को डिस्कस करते थे, वो भी चीज़ों को डिस्कस। अब इसका मेन थीम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। 625 अराउंड अबाउट लाइन्स है, बड़ी लंबी पोएम है। किसकी? सैमुअल टेलर कॉलरिज की। यहाँ एक एंशिएंट मैरिनर है जो कि शिप चलाने वाला है। शिप चलाने वाले को कहते हैं मैरिनर। अ पर्सन हु इज सेलिंग शिप, हु इज मैनेजिंग और रनिंग लाइक दैट शिप इज नोन एज मैरिनर। और ये एंशिएंट यूँ कहा जा रहा है इसको इस पोएम के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड मैन है। एंशिएंट मैरिनर एक शादी पे जा रहा है, वेडिंग गेस्ट है। वेडिंग गेस्ट को अपनी स्टोरी बताता है, उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी, उसे हाथों से पकड़ता है और उसे थाम लेता है अपने हाथों में, और वो बड़ा टेरिफाइड हो जाता है। और ही इज सेइंग दैट प्लीज लीव मी, आई वांट टू अटेंड वेडिंग बिकॉज दे आर माय नियर एंड डियर। वो मेरे नियर एंड डियर की शादी है, आप मुझे छोड़े, मैंने जाके वेडिंग अटेंड करनी है। तो आगे उसे बताता है कि जब वो गुस्से से कहता है तो उसे अनहैंड कर देता है, लिखा है उसके ऊपर, उसको छोड़ देता है। जब उसे छोड़ देता है तो उसकी आंखों में देखता है तो उसकी आंखें बड़ी ब्राइट आईज होती हैं, और ब्लू ब्राइट आईज हैं। वो अपनी आईज के साथ मैजिक उसके ऊपर डालता है। ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। जैसे वो आईज का कहता है ना, उसने मैजिक डाला, तो जैसे
कॉलरिज हो, वर्ड्सवर्थ हो, तो कोई ना कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट, कोई ऐसा गूस्ट या सुपर नेचुरल एलिमेंट, स्पूक या इस तरह की कोई भी चीज़ वो उसके अंदर यूज़ करता है, जाइंट्स लाइक थिंग्स। तो उसके अंदर उसकी आंखों में जादू है जो उसके उस वेडिंग गेस्ट के ऊपर होता है, और वेडिंग गेस्ट उसकी स्टोरी सुनने के लिए अपने आप को सरेंडर कर लेता है। वेडिंग गेस्ट को स्टोरी सुनाई जाती है। वेडिंग गेस्ट को बताता है कि हम क्रू मेंबर थे और हम लोगों ने मिलकर एक सफर किया। हम सफर कर रहे थे, हम साउथ पोल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आया। आइसबर्ग हैं हर तरफ, कहता है हमारे पहाड़ के बर्फ ही बर्फ है और बड़े बड़े उसके आइसबर्ग उन्होंने घेर लिया, और मीन टू से देयर वाज नो वे टू कम आउट। हमने फिर देखा कि मिस्ट और स्नो और मिस्ट के अंदर से हमें एक परिंदा जो कि बिल्कुल गूज की तरह का होता है, या दूसरे लफ्जों में अगर आपने बड़ी बतख देखी हो जिसको डक कहते हैं, उस जैसा एक परिंदा है जो उस साइड पे रहता है। जो साउथ पोल वगैरह है उसका, स्पेशली सी का जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ रहता है, तो वो उसको उनको मिलता है। उस परिंदे के आने से वो नॉर्थ पोल की तरफ चलना शुरू कर देता है, उनका जो जहाज है, और बिल्कुल वो डायरेक्शन ले लेता है और सब कुछ जो आगे से वो हट जाता है, और जैसे जैसे वो आगे चलता जा रहा है परिंदा, और साथ साथ उनकी वो ट्रैवल करते जा रहे हैं। अब परिंदा जो है वो जो गूज टाइप एल्बेट्रॉस उसका नाम है, एल्बेट्रॉस जो है वो डेली आता है, डेली बेस पे आता है, और वो अपनी डायरेक्शन जो है वो तय करते जाते हैं, और उनको वो जो भी उनके पास खुराक जो वो खुद खाते हैं खाना वो उसको खिलाते हैं, वो खाता रहता है, वो कंटिन्यूसली आता है। एक दिन क्रॉस बो उसका पड़ा होता है, तीर कमान जैसा होता है, उसके पास टूल था, और उसने वो एल्बेट्रॉस को ऐसे ही अनअटेंशनली, यानी उसने इंटेंशनली उसको मार दिया कि बस ऐसे ही बिला वजह, यानी विदाउट रीजन उसको किल कर दिया, बर्ड को किल कर दिया। बर्ड की डेथ हो जाती है। सारे जो हैं जितने भी वो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं या जितने भी उसके जो साथी हैं वो उसको टांट करते हैं, उसको कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक इनोसेंट बर्ड को मार दिया, उसकी वजह से तो हमें रास्ता मिला था। एनीहो, उसके बाद मजीद जो है कुछ नहीं होता कुछ दिनों के लिए, और वो जो जहाज है वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन की तरफ जाता है। इवन कि वो जो नॉर्थ पोल है जहाँ वो जाना चाह रहे थे उसकी तरफ वो डायरेक्शन ले लेता है, और सन अच्छा निकल रहा है और समंदर के अंदर ट्रैवल अच्छा हो रहा है। वो कह रहे वो सारे सोचने लग जाते हैं ये सारा कुछ परिंदे की वजह से हुआ, अच्छा हुआ परिंदे को मार दिया। यानी उनके मन में क्रिएचर, गॉड की क्रिएचर के बारे में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। हमें सैमुअल टेलर कॉलरिज बताता है कि एक परिंदे के बारे में वो गलत सोचते हैं तो वो उस बुराई के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो भी अल्टीमेटली यूं होता है, अचानक उनका जहाज जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, जहाज रुक जाता है। नो वाटर, वाटर ये बड़ा मशहूर है कि वाटर एवरीवेयर बट देयर वाज नो ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी हर जगह पानी ही पानी था लेकिन वो पी नहीं सकते थे। हर चीज, जहाज वहां पे रुक जाता है, हवा विंड जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो उनके गले जो है बिल्कुल सूख जाते हैं। सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उसके, उनको गुस्सा आता है, जितने भी उसके ग्रुप के लोग हैं वो एंशिएंट मैरिनर को कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये बैड ओमन थी, तुमने उसको किल किया है। उस बर्ड को, वो इनोसेंट बर्ड था, वो क्रिश्चियन बर्ड था, और वो एक डायरेक्शन था, एक लाइट था, उसने हमें डायरेक्शन दी, तुमने उसे क्यों किल किया। वो परिंदा पकड़ते हैं, उसके गले में डाल देते हैं। अब एंशिएंट मैरिनर जो है वो बड़ा परेशान होता है, वो ऑफ एंड ऑन सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, गले सूख रहे हैं, मर रहे हैं, वो साथी जो है वो मर रहे हैं। वो दूर से देखता है तो उनका जो जहाज है बिल्कुल रुका हुआ है, नो मोशन, नो विंड, कोई हवा नहीं है, गले सूख रहे हैं, मर रहे हैं। वो देखता है दूर से उनको एक जहाज नजर आ रहा है। अब वो जहाज जो है वो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट है। जब उनका जहाज तो चल नहीं रहा तो वो कैसे चल रहा है? दिस इज द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है हमने इसको सोचना है कि जब वो उनका जहाज नहीं चल रहा तो वो कैसे चल रहा है। वो कहते हैं, वो सारे सोचते हैं कि दूर एक जहाज है जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। वो अपने मुंह से बोलने की कोशिश करते हैं, किसी की आवाज नहीं निकलती। एंशिएंट मैरिनर अपने हाथ को काटता है, अल्टीमेटली ब्लड निकालता है, उसको सक करता है और आवाज निकालने की कोशिश करता है। जब वो जहाज पास आता है तो वो क्या देखता है कि दो हैं, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ। एक का नाम है, एक जो है, दोनों जो है वो एक डाइस खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। एक जो है वो
दोनों गेम खेल रहे हैं, एक डेथ और एक डेथ इन लाइफ। इसके हिस्से में जो डाइस खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इसके हिस्से वेडिंग गेस्ट के हिस्से में आता है कि डेथ इन लाइफ, कि वो ये कभी नहीं मरेगा, ये जिंदगी के अंदर ही मौत पाएगा। और दूसरों के हिस्से में आता है डेथ, वो सारे क्रू मेंबर जो हैं वो मर जाते हैं, इसके सारे जो ग्रुप के दूसरे लोग हैं वो सारे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये जो एंशिएंट मैरिनर है ये बच जाता है। एंशिएंट मैरिनर बेसिकली इसके हिस्से में आई है लाइफ इन डेथ। और अब ये जैसे ही ये देखता है तो ऐसे ये अपनी लाइफ गुजारता है और अल्टीमेटली कोशिश करता है उसको चलाने की, जहाज में ये अल्टीमेटली फिर उसके बाद ये देखता है कि एक रात को ना नाइट होती है, मून वाली बड़ी खूबसूरत नाइट है, रात को कुछ ब्यूटीफुल स्नेक जो है पर बाहर निकल के आते हैं उसी सी के अंदर। उन स्नेक को देख के ये बड़ा खुश होता है और एडमायर करता है गॉडली क्रिएचर को, कि गॉड की क्रिएचर कितनी खूबसूरत है, वी मस्ट लव दिस क्रिएचर। जैसे ही वो उनके बारे में कुछ अल्फाज अपने दिल से निकालता है तो गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है और उसके गले से जो एल्बेट्रॉस उसके गले में वो उन्होंने बांधा हुआ था वो निकल जाता है। अब उसके बाद एंशिएंट मैरिनर कहता है कि शायद मुझे इससे अब निजात मिल गई है, और उसके जो साथी है एक एक करके जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। वो उसके जो साथी हैं वो बेसिकली एंजल्स में आते हैं, और वो एक स्पिरिट, वो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट उनके अंदर आते हैं, और उसका जहाज जो टूटा फूटा है, जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसको मेंड करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली उसको घर के पास पहुंचा देते हैं। वहाँ पे ये जब उस अपने घर के अपने सिटी में पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि छोटी सी शिप, उसके ऊपर 3 लोग बैठे हुए, एक पायलट, एक उसका बेटा और तीसरा हर्मिट बेसिकली दरवेश को कहते हैं, या किसी साधु को कहते हैं, या किसी ऐसे इंसान जो नेचर के करीब है। यहाँ पे भी आपको सैमुअल टेलर कॉलरिज ये बताना चाह रहा है कि अगर आप कंफर्ट करना चाहते हैं तो आप नेचर के पास चले जाएं। जितने भी साधु लोग हैं, जितने भी प्रीस्ट लोग हैं, जितने भी चर्च से रिलेटेड लोग हैं, या जितने भी साधु वगैरह होते हैं, ये सारे हर्मिट जो हैं ये नेचर के पास रहते हैं, नेचर से रिलेटेड ड्रेस पहनते हैं, नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसलिए वो कहता है जी, वो अब हर्मिट जो है उसकी तरफ वो देखता है एंशिएंट मैरिनर की, कि ये मुझे कंसोल करेगा। उसका जहाज़ है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो उसे अपने जहाज़ में बिठाते हैं और उनको अपनी स्टोरी सुनाता है। जब ये उनको स्टोरी सुनाता है तो उसके बाद अल्टीमेटली लाइफ इन डेथ उसके हिस्से में आई है, तो उसको सुकून मिलता है। तो अब एंशिएंट मैरिनर के हिस्से में ये बात आई है कि whenever he will meet anybody, he will tell his story and he will find soothe comfort। ये आप उसकी लाइफ एंड डेथ उसके हिस्से में आई है। हर्मिट भी उसको कहता है कि you will tell story and you will get comfort। और जैसे वो स्टोरी सुनाता है उसे कंफर्ट मिलता है, तो अल्टीमेटली अब वो अपनी बात फिर वो उसी को बताता है, उसी लड़के को जिस पे उसने अपनी आंखों से जादू किया है, और वो भी बहुत मुतासर होता है, और वो बगैर अटेंड किए, शादी अटेंड किए बगैर, वो बच्चा जो है वो गैलेंट जो होता है, जो यूथ होता है, जो यंग मैन होता है, वापस चला जाता है और जाके सो जाता है और बड़ा परेशान होता है। लेकिन ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। जब वो सुबह उठता है तो वो परेशान होता है, बट ही वॉज वेरी वाइज। यहाँ पे भी बताता है सैमुअल टेलर कॉलरिज कि व्हेन यू नो समथिंग अबाउट नेचर यू बिकम वाइज, कि वो जब वो सारी स्टोरी सुनता है उसकी तो वो वाइज बन जाता है, पहले से इंटेलिजेंट बन जाता है, इंटेलेक्चुअल, और ज़िंदगी को समझने लग जाता है कि वाकई कि अगर हम नेचर को नुकसान करेंगे, नेचर का अगर हम नेचर को लॉस पहुँचाएंगे, उसे उसका नुकसान करेंगे, उसको काटेंगे, तो नेचर हमसे बदला लेगी। मिसाल के तौर पर आप दरख्त काटते रहे, नेचर आपसे बदला लेगी, यहाँ पे सैलाब आएंगे। आप कोई ऐसी अननेचुरल काम करें, यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे, यहाँ पे सैलाब आएंगे। तो इस तरह जब आप नेचर को लॉस करते हो तो नेचर आपसे उसका रिएक्शन लेती है, उसका बदला लेती है, उसका रिवेंज लेती है। तो इसी चीज़ को ये समझाया गया है। इस पूरी जो पोएम हमने अभी डिस्कस की है, सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो पोएम हमने डिस्कस की है, इसमें वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट डालता है किसकी फॉर्म में, उस एंशिएंट मैरिनर की फॉर्म में। इसके अंदर अपनी फिलॉसफी बताता है कि व्हेन यू विल डिस्टर्ब नेचर, नेचर विल रिएक्ट। जैसे वो पानी नहीं, उनके लिए पानी खत्म हो जाता है, इवन के वो पानी के अंदर फिर रहते हैं, जहाज रुक जाता है, गले खुश्क हो जाते हैं, कुछ पी नहीं सकते, बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं, सबकी डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली उनको वो हर्मिट मिलता है, हर्मिट को वो अपनी
प्रॉब्लम बताता है, उसे सूद कंफर्ट होता है। वो कहता है जिसको तुम स्टोरी बताओगे अब तुम्हें कंफर्ट मिलेगा। तो वो अब किसी ना किसी शख्स को जो उसकी आंखों में देख लेता है वो उसको स्टोरी सुनना मस्ट है, उसको सरेंडर कर लेता है अपनी आइज से। तो ये एक एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी है जिसमें वो बताता है कि नेचर को किल करोगे, डिस्टर्ब करोगे तो नेचर आपसे बदला लेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अब मैं इसकी कुछ डिटेल पढ़ूंगा आपके सामने। पहला पार्ट जो है इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो काइंडली अपनी NKMC, हाँ जी बोलिए प्लीज़। आप मैंने PDF शेयर किया हुआ है भाई, देखिए उसके ऊपर मैंने इसीलिए आपको शेयर किया। पहला पार्ट जो है इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा बात सुनिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी आवाज़ देता है, जैसे लेट्स सपोज थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, तो उसको कहते हैं ओनोमेटोपिया। याद रखिएगा ये एक लिटरेरी आप इसको कहें फिगर ऑफ स्पीच है और पोइट्री में यूज़ होती है। जब कोई साउंड जैसे वो मरमर साउंड है या किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की जो अपनी साउंड होती है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिया। और ये इसने यूज़ किया, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। जिंदगी इसका मेन थीम जो है वो क्या सी है, ओनोमेटोपिया। वो आवाज़ देगा, जब आवाज़ देगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर ही है, उसमें ग्रोलिंग की वो साउंड है, वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप ऊपर देखती जाएं। ये है इट क्रैक्ड एंड ग्रोल्ड एंड रोड एंड हॉल्ट। ये कौन सी साउंड है? ये साउंड वो होती है जब वो आइसबर्ग टूटते हैं ना, बर्फ़ वगैरह आइस वगैरह के जो बड़े बड़े आइसबर्ग उसके अंदर बने हुए हैं, जो टूटते हैं तो उसकी जो उसने बड़ा एक डेंजरस सी साउंड जो बताई हुई, मैंने साथ साथ मानी लिखे हुए देख लें, देखिएगा। पार्ट 1 इसके 7 पार्ट हैं, याद रखिएगा। बड़ी लंबी पोएम है, इसमें से कोई ना कोई अक्सर इसमें से कोई रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आ जाता है, इंशाल्लाह आ जाएगा तो आप कवर कर लेंगे। काइंड लेट मी टीच इट इज, ऊपर देखिएगा प्लीज, ऊपर देखिए। एन एंशिएंट मैरिनर इसके साथ लिखा हुआ है कि मीट 3 गैलेंट्स बिडन टू अ वेडिंग फीस्ट एंड डिटेन्ड वन। डिटेन का मतलब होता है किसी को कैदी बना लेना, ठीक है। अब 3 जो गैलेंट्स हैं, 3 जो यंगस्टर लोग हैं वो शादी पे जा रहे हैं, कोई उनके करीबी रिलेटिव्स की शादी है। उनको एंशिएंट मैरिनर पकड़ लेता है और कहता है जी मेरी स्टोरी सुनो। वो कहता है यू ओल्ड मैन व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग, वी आर गोइंग टू आवर फीस्ट, वेडिंग फीस्ट पे जा रहे हैं, हमारा लोग वेट कर रहे हैं, हमारे वो करीबी रिश्तेदार, छोड़ो हमें। वो कहता नो आई वांट टू टॉक टू यू। वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। वो उनको रोक के वो फिर अपनी पूरी स्टोरी, जब मैंने जैसे आपको बताई है, वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है, भाई ये स्टोरी है मेरी, मैंने ये किया था और मेरे साथ ये हुआ है। वो अपनी पूरी स्टोरी फिर उनको बताता है। ये देखें साइड पे, मैंने ये साइड पे लिखा हुआ है एन एंशिएंट मैरिनर मीट, किससे मिलता है? 3 गैलेंट्स, जो 3 यंगस्टर हैं उनसे मिलता है। बिडन टू वेडिंग फीस्ट एंड डिटेन वन, यानी वो तीनों में से एक को वो डिटेन कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और अपनी आंखों से, यानी किसी ना किसी जिसने उसकी आंखों में देख लिया, वो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है उसकी आंखों में कि वो उसे डिटेन कर लेता है, कैदी बना देता है, सरेंडर कर लेता है अपनी आंखों से, एक मैजिक स्पेल जो है उनके उसके ऊपर छोड़ता है। इट इज एन एंशिएंट मैरिनर, ये एक एंशिएंट मैरिनर है। एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ 3, वो तीनों में से एक को रोकता है। बाय दाई लॉन्ग ग्रेज बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आईज, यानी उसकी सफेद लंबी दाढ़ी है, एंड ग्लिटरिंग, आप देखिए उसकी डिपिक्शन बताई गई है। एंड नो वेयरफॉर स्टॉप्स दो मी, वो कहता है तुमने मुझे क्यों रोका है? दो तुमने, दो का मतलब है तुम, मी मुझे तुमने क्यों रोका है? क्वेश्चन वो होता है। द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड, तुम्हें पता है कि ब्राइड ग्रूम है जो रेडी है, उसका हम उसकी वेडिंग पे आए हैं और वो ओपन वाइड का मतलब ओपन वाइड कि वो रेडी है,
उसकी जो प्रिपरेशन है सब कुछ रेडी है, और मैं हम उसके आगे बताएगा एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और मैं किन का मतलब होता है रिलेटिव, मैं उसका बड़ा कहता है करीबी रिश्तेदार हूँ, वो जिसको रोका उसने। द गेस्ट आर मेट एंड द फीस्ट इज सेट, कहता है गेस्ट सारे आ रहे हैं और कहता है खाना पीना जो है, फीस्ट जो है, तकरीब जो है वो रेडी है, खाना पीना रेडी है। कहता है मिस्ट हियर्स द मैरिडेंस, कहता है शादी और कहता है कि बारात जो है वो भी कहता है रेडी है। दिन का मतलब होता है डिनर, जो वहाँ पे फीस्ट है कहता है वो भी रेडी है, खाना पीने के लिए जो सामान है वो रेडी है। आगे कहता है ही होल्ड हिम विद हिज स्किनी हैंड, वो अपने यानी बूढ़े हाथों से वो उनको क्या करता है, उसको थामता है, उसको पकड़ देता है जोर से। देयर वाज अ शिप कॉथी, वो अपनी स्टोरी सुनाने लगे थे। कहता तुम्हें पता है, कहता देयर वाज अ शिप, एक कहता शिप था। हमें ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन थोड़ा सा मैड भी है, सुपर नेचुरल भी है, उसकी आंखों में जादू भी है और वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत करता है। कहता ही होल्ड हिम विद हिज स्किनी हैंड, वो अपने हाथों से उसको पकड़ता है, स्किनी हैंड अपने हाथों से। तो फिर उसके बाद कहता देयर वाज अ शिप कॉथी, वो कहता है एक शिप था, तुम्हें पता एक शिप था। उसने कहा होल्ड ऑफ अनहैंड मी, कहता छोड़ो मुझे, अनहैंड मी कहता छोड़ दो मुझे। ग्रे बियर्ड लून, बूढ़े शख्स, बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले शख्स कहता मुझे छोड़ो। कहता है आफ्टर सून हिज हैंड ड्रॉप्ड ऑफ, यानी फिर कहता है वो फिर जल्दी उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है और साइड पे खड़ा हो जाता है। कौन? बूढ़ा शख्स। He holds him with his glittering eyes, अब उसकी आंखों में देखता है, गौर से आंखों में, उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखें बड़ी ब्लू, बड़ी स्पार्कलिंग और बड़ी खूबसूरत हैं वो आंखों में। बूढ़ा शख्स है, उसकी आंखों में देखता है, जैसे ही देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है वो यंगस्टर, वो उसे देख, उसकी तरफ फिर देख सरेंडर कर देता है। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, और वो बिल्कुल कहता खड़ा हो जाता है। वेडिंग गेस्ट आराम से खड़ा हो जाता है, चल भी तू सुना ले अपनी स्टोरी। एंड लिसन लाइक अ 3 years चाइल्ड, और 3 साल के बच्चे की तरह सुनना शुरू कर देता है। द मैरिनर हैथ हिज विल, मैरिनर की जो विल थी या जो ख्वाहिश थी, उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो सुनाए उसको। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, वेडिंग गेस्ट उसकी आंखों में देखता है, दीवाना हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक स्पेल बाउंड हो जाता है। ठीक है जी, उस पर जादू हो जाता है, जादुई असर कर देती हैं उसकी आंखें, और वो एक पत्थर होता है साथ उसके ऊपर बैठ जाता है। ही कांट चूज बट हियर, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि बस वो सुने उसको, क्योंकि वो अब कहीं जा तो सकता नहीं, उसके ऊपर उसने स्पेल बाउंड कर दिया है, जादू कर दिया है। एंड द स्पोक ऑन दैट एंशिएंट मैन्स, एंड द स्पोक ऑन दैट एंशिएंट मैन्स, और वो उसको बोलता है, एंशिएंट मैन बोला क्या बोला? द ब्राइट आइड मैरिनर्स, यानी अब वो 10 स्पोकन एंशिएंट मैन को कहता है कि तुम, कहता है ब्राइट आइड मैरिनर हो, तुम्हारी आंखें बड़ी चमकदार हैं। वो उसको कहता है, बच्चा कहता है, यंग कहता है। द शिप वॉज चीयर्स एंड द हार्बर क्लियर्स, अब उसे कहता है कि हमारा शिप जो है, हम बड़े खुश थे, हम एक ग्रुप थे, हम ग्रुप की शक्ल में थे, हम बड़े खुश थे। चीयर का मतलब होता है खुश। हार्बर क्लियर्स, और जहाज जो है कहता है जी चला। Merrily did we drop, हम कहता है बड़ी खुशी से चले। Below the kirks, below the hills, कहता है किर्क चर्च, below the hill कहता है पहाड़ियों के नीचे। अब जो होता है ना, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, बाज़ उनके साथ एक लाइट हाउस बना होता है ऊपर उनके साथ, वहाँ से वो रोशनी से बताते हैं भाई यहाँ पे आ गया जो हार्बर है, या यहाँ पे वो उसका कोई है उनका स्टेशन। बिलो द किर्क कहता है चर्च के पास, बिलो द हिल, और हिल के नीचे, यानी माउंटेन्स जो थी, हिल्स जो पहाड़ियाँ थी उसके नीचे। बिलो द लाइट हाउस टॉप, यानी बिलो लाइट हाउस टॉप के नीचे, उससे वो स्टेशन होता है ना उनका, लाइट हाउस। सम, यानी वहाँ से वो चलता है, वो अपने बता रहा है कि हम इस तरह चले ग्रुप की शक्ल में, और ये हम चर्च के पास, लाइट हाउस भी पास था, हिल था, और इस तरह हम कहते चले। द सन कम अप अपॉन द लेफ्ट, और कहता है हमारे बाएं तरफ से सन आया, सूरज निकल रहा था। द मैरिनर टेल्स हाउ द शिप सेल्ड साउथवर्ड्स विद द गुड विंड्स एंड फेयर वेदर स्टिल इट रीच द लाइन। ये ना इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर की, जो उसमें वो बताता है वहाँ पे आके प्रॉब्लम बनती है।
द सन कैम अप अपॉन द लेफ्ट, कहता है बाएं साइड से सूरज आता है। आउट ऑफ द सी कैम ही, कहता है सूरज से, आउट ऑफ द सी कैम ही, कहता है सी से ऐसे लगता है कि जैसे सूरज, आपने देखा होगा कि जब हम दूर देखते हैं ना सूरज को, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो किससे निकल रहा है, वो समंदर से निकल रहा है, जबकि वो समंदर से नहीं, वो आसमान से ही निकल रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि दूर देखें तो ऐसे लगता है कि समंदर से सुबह सुबह जो है वो निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, ऊपर को चढ़ रहा है, फिर अल्टीमेटली सनसेट भी उधर ही हो रहा है। द सन कैम अप अपॉन द लेफ्ट, कहता है हमारे बाएं तरफ से सन आया। आउट ऑफ द सी कैम ही, और हमें ऐसे लगता था कि जैसे वो कहाँ से निकला है, वो सूरज से, वो समंदर से निकला। एंड ही शोन ब्राइट ऑन द राइट, और कहता है हमारे वो बाएं राइट दाएं जानब पे आके वो ब्राइट चमकता है। वैन डाउन इनटू द सी, कहता और वो समंदर के अंदर दाखिल हो जाता है। यानी वो ईस्ट से निकला, हमारे बाएं तरफ से निकला और राइट साइड पे आके वो सनसेट हुआ, सूरज का वो नक्शा बता रहा है। हायर एंड हायर एवरी डे, हर दिन कहता है बड़ा और बड़ा होता गया। यानी वो कहता है एज दे मूव, जैसे कहता है हम मूव करते थे, सन मूव ब्राइट एंड ब्राइट, सूरज और कहता है चमकदार और चमकदार बनता गया। हायर एंड हायर, ज्यादा से ज्यादा, एवरी डे, हर दिन, टिल ओवर द मास्ट एट नून, यानी यहां तक कि दोपहर हो गई। ऊपर था हमारे टिल ओवर द मास्ट एट नून, और कहता कि हत्ता कि दोपहर होगी, यानी वो ऐसे चलता गया ऊपर आता गया और उसके बाद दोपहर होगी। द वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज प्रीस्ट, अब वेडिंग गेस्ट जो है वो अपने प्रीस्ट को ऐसे बीट करता है, जैसे वो नहीं मातम करती। द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज प्रीस्ट, उसने बेचारे ने जाना है, वो अपनी स्टोरी लेके बैठ गया, वो अपने ऐसे ना मातम की जैसे नहीं कहते, अपना सीना पीटता है। वो कहता है फॉर ही हर्ड द लाउड बॉसम्स, बॉसम होता है, उसने सुनी बड़ी एक बॉसम्स, कोई अपने सीने को पीट रहा है, उसने आवाज सुनी। द ब्राइड हैथ पेस्ट इनटू द हॉल, पेस्ट का मतलब होता है मूव करना। अब ब्राइड को, जो ब्राइड दुल्हन को कहाँ लेके जा रहा है, पेस्ट का मतलब होता है मूव इनटू द हॉल, हॉल में, ब्राइड को हॉल में ले जाया जा रहा है, यानी हॉल में लाया गया। द वेडिंग गेस्ट heareth the bridal music but the mariners continued his tale, वो बेचारा सुनता है कि ब्राइड जो है वो साथ ही वो घर है जहाँ उसने जाना है, वो सुनता है कि वो पास आ गई है, तो ब्राइड जो है अब हाल में आ गई है, तो सारे वहाँ पे मेहमान जमा होते हैं। रेड एज रोज ही, कहता है वो बड़ी खूबसूरती ऐसे जैसे कि गुलाब का फूल होता है। नोडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोस, और जैसे जैसे वो वहाँ से गुजर रही थी तो वो जो वो बजाने वाले होते हैं ना, बिगल ट्रम्पेट्स पकड़े होते हैं और वो बजाते हैं बाजे वगैरह। द मैरी मिनिस्ट्रेल्सी, जो लोग थे बाजे वगैरह बजाने वाले, वो ऐसे नोट अपना सर हिला रहे हैं उसके पास और उसको ले जाया जा रहा है। द वेडिंग गेस्ट ही बीट्स हिज ब्रेस्ट, आप देखें ये दोबारा रिपीट हुआ, वो वेडिंग गेस्ट बेचारा वो फिर अपनी बात सुना रहा है, वो कहता है यार मैंने जाना है, मैंने जाने दो, वो आगे से फिर अपना सीना पीटता है, कहता है ये what is going, what are you doing old man, old loon। वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट, वेडिंग गेस्ट अपना सीना पीटता है। yet he can't choose but hear, उसके पास कोई चारा नहीं है कि बस उसे सुने। can't choose का मतलब है, कहते हैं उसके पास कोई चारा नहीं है कि उसे, यानी उसे वो सुन ही सकता है, वो सुने बगैर नहीं जा सकता। एंड thus spake on that ancient man, और वो उस एंशियंट मैन ओल्ड आदमी से कहता है, क्या उसने कहा, द ब्राइट आइड मैरिनर, वो जो कहता है ब्राइट आई मैरिनर, ब्राइट आई मैरिनर कहता है, आगे से वो कहता है एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट कैम ही, कहता है अब स्टॉर्म ब्लास्ट कैम ही, ये कहता है कि बड़ा एक वायलेंट किस्म का ब्लास्ट जो है वो आता है, यानी एक वायलेंट किस्म का। द शिप ड्रिवन, ये साथ उसने उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन भी देखा था, शिप ड्रिवन बाय द स्टॉर्म्स टुवर्ड्स साउथ पोल, यानी एक जबरदस्त किस्म का स्टॉर्म आता है। एंड ही वाज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग, ये बड़ा पावरफुल और वायलेंट किस्म का था। अब देखिए ना, जहाज चल रहा है, जहाज अपनी एक डायरेक्शन पे जा रहा था, लेकिन उसे धकेलता हुआ वो साउथ पोल की तरफ ले जाता है।
was tyrannous and strong, वो इतना strong और tyrannous था, violent था. He struck with his overtaking wings, और उसने अपने ऐसे था कि जैसे उसे अपने परों से स्टॉर्म ने, एक बहुत बड़े तूफान ने उसको क्या धकेल दिया. एंड चेस्ड अप साउथ लॉन्ग, और उसको साउथ की तरफ ले गया. शिप वाज फोर्सफुली मूविंग टूवर्ड द साउथवर्ड, और उसको साउथवर्ड धकेल दिया. यानी उन्होंने जाना ईस्टवर्ड था, उनको साउथवर्ड ले गया. विद स्लॉपिंग्स मैस्ट एंड द डिपिंग प्रोस. डिपिंग प्रो, डिपिंग प्रो का मतलब होता है फोर पार्ट, अगला हिस्सा शिप का, ठीक है. डिपिंग प्रो, द विद स्लोपिंग मैस्ट एंड डिपिंग प्रो, और उसके फ्रंट हिस्से को वो क्या कर देता है, आगे की तरफ धकेलता है. एज हु परस्यूल, विद परस्यूल का मतलब लिख लें हशिंग, हंटिंग, हंटिंग लिख लें. जैसे कि कोई इंसान, जैसे परस्यू का मतलब होता है ताकब करना, उसी से निकला. परस्यूल्स विद येल एंड ब्लो, येल एंड ब्लो का मतलब लिखे शाउट्स, थ्रेट्स, यानी बड़ी आवाजें निकलना. जब किसी चीज के साथ हवा टकराती है ना, तूफान टकराता है, तो आपने देखा होगा कि ग्राउलिंग और रोरिंग और इस तरह की आवाजें आती हैं. आपने देखा होगा तूफान तेज आया हो तो एक अजीबो गरीब किस्म की उसकी अपनी साउंड होती है. उस साउंड के साथ एक बड़ी, कहता है येल एंड ब्लो, जो येल एंड ब्लोस थी, और वो ऐसे था कि जैसे हंट कर रही हो हमारे जहाज को. स्टिल ट्रीड्स द शैडो ऑफ द फो ऑफ हिज फो, और अपने फो को ताकब कर रही हो. एंड फॉरवर्ड बेंड हिज हेड, और उसने जहाज का जो अगला सर है वो ऐसे बेंड कर दिया. एंड शिप ड्रॉप फास्ट लाउड रॉड द ब्लास्ट, और जो शिप है वो बड़ा तेजी से, कहता है ड्रॉप का मतलब होता है वो नीचे की तरफ गया. एंड लाउड रोड द ब्लास्ट, और कहता है कि एक रोर, बहुत कहता है वायलेंट किस्म की साउंड आई. एंड साउथवर्ड आई वी फ्लैट, और हम साउथवर्ड की तरफ कहता चल पड़े. ऑटोमेटिकली उसकी हवा का जोर था तो तूफान उधर को ले गया. मूविंग विद स्पीड, ड्रॉ फास्ट का मतलब होता है मूविंग स्पीड. एंड नाउ देयर कैम बोथ मिस्ट एंड स्नो. अब कहता है कि हमारे इर्द गिर्द, या हमें ओवरलैप कर लिया, हमें कवर कर लिया किसने, मिस्ट और स्नो ने. ये जो आपने जो देखी होगी कि जैसे वो स्नो सी, जैसे वो एक धुंध सी होती है, उसने हमें उसमें घेर लिया. अब देखिए कैसा नक्शा खींच रहा है वो. एंड इट ग्रो वंडरस कोल्ड, और वो कहता है वो और एक्सट्रीमली कोल्ड होती गई. एंड आई मैस्ट हाई कैम विद फ्लोटिंग बाय, और आइस जो कहता है बर्फ जो है वो ऐसे था कि जैसे आइसबर्ग जो है हमारे सामने खड़े हैं. एंड फ्लोटिंग बाय, और कहता वो तैर रहे थे. आइसबर्ग बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, ऐसे था कि हमारे आगे पीछे उसने जहाज को घेर लिया. एज ग्रीन एज एमरल्ड, एमरल्ड का मतलब लिखें प्रीशियस, बड़ा एक बड़ा रेयर किस्म का, नायाब किस्म का स्टोन. आइसबर्ग, रॉक लिख लें, एक बड़ी खूबसूरत किस्म की स्टोन या कोई कीमती चीज़. जो ऐसे कहता है ग्रीन हो गया कि जैसे कोई बड़ा खूबसूरत प्रेशियस स्टोन है. एज दो द ड्रिफ्ट द स्नोई क्लिफ्ट, और कहता है कि वो ऐसे लग रहा था हमें कि जैसे कोई आइसबर्ग हैं हमारे सामने, क्या है, स्नोई क्लिफ्ट हैं, यानी बर्फ से बनी हुई चट्टानें हैं. डिड सेंड अ डेसिमल शीन, कहता है वो हमारे लिए बड़ा एक ग्लूमी लाइट, एक साइट थी, सीन था. नॉर शेप्स ऑफ मैन नॉर बीस्ट वी कैन, कहता ना तो हम कोई आदमी देख सकते थे आगे पीछे अपने, और ना कोई हमें कोई दरिंदा या कोई बीस्ट नजर आता था. अब यहाँ पे वो साथ ही उसने उसकी इंटरप्रिटेशन भी दी हुई है थोड़ी सी. कहता लैंड ऑफ आइस एंड द फियरफुल साउंड्स व्हेन वेयर नो लिविंग थिंग्स वाज टू बी सीन. ना शेप्स ऑफ मैन्स एंड ना बीस्ट वी कैन, ना तो कहता है हम कोई दरिंदा देख सकते, ना कोई इंसान, ना कोई कहता है कोई वहां पर किन था. द आइस वॉज ऑल बिटवीन, कहता हर जगह हमारे दरमियान बर्फ ही बर्फ थी. ये कौन बता रहा है, एंशिएंट मैरिनर अपनी स्टोरी बता रहा है. आगे कहता द आइस वर हियर द आइस वॉज देयर, यहाँ भी बर्फ थी वहां भी बर्फ थी, यानी इर्द गिर्द हर जगह पे बर्फ, और बड़े बड़े आइस के जो तोदे हैं, बड़े बड़े आइस के जो आइसबर्ग हैं वो बने हुए थे, और उसने हमें घेरा हुआ था. द आइस वॉज ऑल अराउंड, हमारे इर्द गिर्द कहता आइस थी.
It cracked and growled and roared and howled. तो क्या कर रही थी, अपनी आवाजें निकाल रही थी. क्रैक ऑफ द ग्रोलिंग साउंड्स, ये उसकी साउंड थी. वो जो बर्फ के जो बड़े बड़े आइसबर्ग थे वो क्रिएट कर रहे थे जब वो टूट रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे. इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड roared एंड howled. ये ओनोमेटोपिया लिख लें. इट इज अ ओनोमेटोपिया एंड ही हैज यूज्ड इन हिज पोएट्री. लाइक नॉइज इन द साउंड, इसको अंडरलाइन कर लें. ये ओनोमेटोपिया है. फिर आपने जब इसको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है तो आप बताएंगे कि दीज आर द साउंड्स विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द icebergs. They were here and there. They were in front of the ships and in the back of the ships, and it was covering all around, and they were producing sound, cracked, growled and roared and howled. And it was just like it was onomatopoeia that was used by the writer Samuel Taylor Coleridge in a way to make impression. वो impression show करने के लिए उसका उसने यूज किया. Like noises in the sounds. कहता है ये ऐसे था जैसे कोई कंफ्यूज सी साउंड होती हैं, हमें पता नहीं चल रहा था ये तूफान की साउंड है, ये उनकी आइसबर्ग की साउंड है, ये उसके बड़े बड़े जो रॉक्स बनी हुई हैं उसकी साउंड है. इसको कहते हैं कंफ्यूज साउंड. का मतलब होता है कंफ्यूज साउंड. A length did cross an albatross. कहता है हमने दूर देखा कि उसके अंदर से, उस स्नो के अंदर से, through the fog it came, यानी फॉग होता है वो स्नो, वो धुंध. हमने देखा कि धुंध से एक गूज जैसा, एक बड़ी बतख जैसा अल्बेट्रॉस, एक परिंदा जो है वो निकलता है. एज इफ इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल. ये एक क्रिश्चियन सोल की कहता अलामत थी या एक मजहबी कोई अलामत थी. वी हर्ड इट टू गॉड्स नेम. हमने उसको गॉड के नाम से पुकारा. आई इट एट फूड इट नेवर हैड ईट. उसने वो खुराक खाई जो उसने कभी नहीं खाई थी हमारे साथ. एंड राउंड इट फ्लो, और हमारे इर्द गिर्द ही कहता उड़ता रहा. एंड डिड स्प्लिट विद द थंडर फिट. और कहता है जैसे ही वो आया तो वो जितने बड़े बड़े आइसबर्ग थे वो टूटने शुरू हो गए. द कहता है हेम्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू. और ऐसे कहता है कि हमें उसने उससे जैसे निकाल दिया. थ्रू का मतलब उससे निकाल दिया. एंड द गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड. और हमारे कहता है जनूब साउथ की जानब गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड. और कहता है कि हम किसकी तरफ चलने लगे, बिहाइंड, पीछे, साउथ से पीछे की तरफ. द एल्बेट्रॉस डिड फॉलो. और एल्बेट्रॉस भी कहता हमारे पीछे ही चला. एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले. कहता वो रोजाना आ जाता हमारे साथ खेलने या खुराक खाने. कम टू द मैरिनर्स होलो. और मैरिनर्स जो है उसको क्या करता, उसको खाना देता या उसके साथ बात करता, खेलता. इन मिस्ट और क्लाउड्स. कहता है चाहे मिस्ट हो, चाहे धुंध हो, कोहर हो, या क्लाउड हो, बादल हो. और मैस्ट और श्राउड, या कहता है कि श्राउड हो, जो भी हो. इट पर्च्ड फॉर द वेस्पर्स 9. तो ये कहता है कि वेस्पर्स 9, कहता है वो मुसलसल 9 दिन आता रहा, यानी वो मुसलसल 9 दिन कहता है हमारे पास आता रहा. वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइट. कहता है हत्ता के तमाम जो रात थी फॉग, वो स्मोक जो वो वाइट होगी बिल्कुल. आगे कहता है ग्लिमर्ड द वाइट मून शाइन्स. कहता आखिरकार एट नाइट मून लाइट हैज शोन थ्रू. आखिरकार कहता है कि मून लाइट जो है वो उसकी हमें रोशनी जो है वो ग्लिमर्ड, वो रोशनी हुई. गॉड सेव द एंशिएंट मैरिनर. गॉड तुम्हें कहता है कि एंशिएंट मैरिनर, गॉड तुम्हें बचाए या गॉड तुम्हें महफूज रखे. फ्रॉम द फाइंड्स द प्लैग्स दी दस. कि तुम इतने परेशान हो. व्हाट हैपेंड. अब वो बच्चा सवाल करता है यंग के क्या हुआ तुम्हें, तुम परेशान हो. गॉड तुम्हें बचाए. एंशिएंट मैरिनर क्या हुआ, वो बड़ा परेशान हो जाता है कहानी सुनाते हैं. फ्रॉम द फाइंड्स दैट प्लैग्स दी दस. तुम्हारे उसमें क्या हुआ, क्या अजाब आ गया, तुम परेशान क्यों हो. वाई लुकस डॉस हो, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो. विद माई क्रॉसबो. आगे से बताएगा विद माई क्रॉसबो. कहता है मैंने अपना क्रॉसबो उठाया. आई शूट द अल्बेट्रॉस. मैंने उस अल्बेट्रॉस को किल कर दिया. ले इट्स अ पार्ट फर्स्ट एंड इन देयर आर ऑलमोस्ट 7 पार्ट्स. आई हैव टोल्ड यू
और इसके अंदर 7 पार्ट्स के अंदर वो डिफरेंट स्टोरीज जो है जो उनके साथ वो पूरी जर्नी के अंदर पेश आई वो एंशिएंट मैरिनर बताएगा। अब यहाँ पे उसने अपना एल्बेट्रॉस को कत्ल करने के लिए क्रॉस को उठाया जो तीर कमान जैसा होता है और उससे वो किल कर देता है। अब उसके बाद उसका जो प्लेग है या उसका जो डूम है वो शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली सफ़र करेगा और उसके बाद जितने मैंने आगे आपको स्टोरी बताई है जैसे वैसे उनके साथ होगा। एक छोटी सी असाइनमेंट है, काइंडली वो भी निकाल लिएगा, 185 पेज पे है। हमने जो पढ़ा आप लोगों ने सुना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले उसकी नरेशन बताई है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको आपने पढ़ना है, 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जो है अगर आपके पास नहीं है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट अगर आपके पास नहीं है बुक, तो मैं अब इधर से शूट सेंड कर दूँ। हाँ जी, चलो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप फिर आप इसको ना ऐसे कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको उसमें कर लीजिएगा, वो स्कैन में मैं आपको डायरेक्ट ही कर दूंगा। हाँ जी, चलो जितनी समझ आई है उतनी तो चलो करें। मैं भी वैसे इनसे ही पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने भी यही है, उससे पढ़ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप पे यही की होगी। मुझे समझ आ रही है ना, क्योंकि मैंने तो ये बनाए हैं, मैंने लिखे भी हुए हैं उसके लिए। लास्ट में कुछ है, बाकी शुरू में मेरे ख्याल में लास्ट में। अब जस्ट टेक्स्ट पे नज़र डालें, टेक्स्ट जो है वो तकरीबन क्लियर है, नीचे इंटरप्रिटेशन में है कोई मसला मेरे ख्याल। चलो मैं कर दूंगा आपको दोबारा। आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जो है ना वो आपके पास अगर नहीं है तो मैं इधर से आपको भेज देता हूँ। मेरी बुक जो है ना वो NKM की नहीं है, ये और बुक है, ठीक है। चाहे गूगल से ले लें, उधर से ले लें, इधर से भी। ये जो चीज़ें हैं ये अपने माइंड में रखिएगा। हमने पार्ट फर्स्ट जो है उसका अभी किया है, कल इंशाल्लाह इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ असाइनमेंट पढ़ते जाते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये रोमांटिक पोइट्स हैं, सिंबलिज्म यूज़ करते हैं, इमेजेस, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इनको आप इनकी फ़िलासफ़ी से समझे कि ये किस तरह की फ़िलासफ़ी रखते हैं। मैंने पहले बताया कि जो क्लासिकल पोइट्स थे जो हमने इससे पहले पढ़े वो क्या थे, सोसाइटी को डिस्कस करते थे, वो सोसाइटी सेंटर थे, कम्युनिटी सेंटर थे, जहाँ वो रहते थे उनको डिस्कस करते थे। लेकिन ये जो पोएट्स हैं ये सॉलिट्यूड, ये मेडिटेशन, ये कंटेम्पलेशन, ये इमेजिनेशन, ये फैंटेसी वर्ड, ये इमेजिनेटिव वर्ड, ये प्राइमरी सेकेंडरी और इस तरह की इमेजिनेशन जो यूज़ करते हैं, उस इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए ये पोइट्री को थोड़ा सा टफ बना देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा, सिंबलिज्म ज़्यादा, ये इनकी करैक्टरिस्टिक हैं। अगर इनको पहचानना है तो नहीं करते थे, ये मुश्किल बना देते हैं। और देखें असल MA इंग्लिश जो है ना वो कहते हैं कि वो पार्ट सेकंड से शुरू होता है। मोस्टली जो हमारे प्रोफेसर थे वो हमें यही कहा करते थे कि MA इंग्लिश का जो आगाज़ है ना वो आप अगर क्रिएटिव आपने देखें, आप देखें, आप अभी आगे आएंगे और भी पोइट्स हम पढ़ेंगे, जॉन कीट्स को पढ़ेंगे तो जॉन कीट्स ने अपनी डेफिनेशन देनी है। वो कहता है कि पोइट्री should come like leaves come to the trees. If it doesn't come, better should not come. अगर ऐसी पोइट्री नहीं कर रहे आप, नेचुरल पोइट्री नहीं कर रहे, जैसे लीव्स जो हैं वो पत्ते जो हैं वो दरख्त पे ग्रो होते हैं, अगर ऐसी पोइट्री नहीं कर रहे हो तो ऐसी ना करो पोइट्री। पोइट्री रिज्म बेस्ड नहीं होती। वो कहता है पोइट्री तो ऐसे आती है जैसे पत्ते दरख्त पे आती है। अब देखिए वो कैसी पोइट्री करता है, ब्यूटी ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। और ये एक लाइन जो है अभी तक कोई लोग खप गए हैं, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कह गया।
फिर कहता है आगे मजीद हम पढ़ेंगे, वो कहता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीट। यानी एक आपको लाइन दे देता है, जितनी मर्जी इंटरप्रिटेशन कर ली। चलिए, एक फिलिप लार्कन भी है, वो भी हमारा एक पोएट है, वो भी हमने पढ़ना है। वो डिस्कस करता है कि चर्च का कैसे डाउनफॉल आया है। लेट्स डिस्कस। चलें जी, देखते हैं मजीद। 185 पेज पे आइएगा। 185 पेज। आप 185 पेज पे हैं, काइंडली मुझे बता दें सो दैट आई स्टार्ट। हाँ जी, श्योर। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's listen. As a romantic poet, Samuel Taylor Coleridge as a romantic poet है, फ्रेंड है वर्ड्सवर्थ का। दोनों मिलके आगाज करते हैं रोमांटिक मूवमेंट की। रोमांटिक मूवमेंट फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, कल्चरल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है। साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं। 1798 में दोनों फ्रेंड्स जो हैं इकट्ठे होते हैं। दोनों फ्रेंड मिलके प्लान करते हैं, उसको अपना डिसाइपल जो है, वर्ड्सवर्थ का डिसाइपल बनता है कॉलरिज। जब वो रोमांटिक नेचर, रोमांटिसिज्म उसे बताता है तो उससे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। दोनों मिलके एक बुक लिखते हैं, उसका नाम है लिरिकल बैलेट। 23 पोइम्स हैं उसके अंदर, जिसके अंदर 4 जो हैं वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की हैं, 19 वर्ड्सवर्थ की हैं। वहाँ से रोमांटिसिज्म का आगाज होता है। दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे वर्क करते जाते हैं और लेटर लाइफ में कुछ चेंजेस आता है। ओपियम का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अपनी वाइफ को भी अल्टीमेटली डिवोर्स देता है। और इसी दौरान ही फेल इन लव विद सारा हचनसन, जो कि सिस्टर इन लॉ थी वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जो थी डॉर्थी, उससे भी मिलता है, वर्ड्सवर्थ से भी दोस्ती होती है। जब ये ओपियम का यूज़ करता है तो इससे इसकी फ्रेंड भी जाती है, इसकी सारा हचनसन भी जाती है, वाइफ भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं और अल्टीमेटली अपनी फ्रेंडशिप भी खो देता है। सफ़र करता है जर्मन का, वहाँ पे जर्मन फिलासफर से मिलता है, उनसे फिलॉसफी सीखता है। फिलोसॉफिकल चीज़ों को जब लर्न करता है तो अपनी पोइट्री के अंदर फिलॉसफी को भी शामिल करता है। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट करता है कि इमोशंस कि पोइट्री इज ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, उसको रिजेक्ट करता है। कि पोइट्री कहता है कि जो उसने डेफिनेशन दी थी उसको भी रिजेक्ट करता है, और साथ बताता है कि नेचर कांट सूथ यू, नेचर अलोन कांट गिव यू पोइट्री। आपको नेचर ब्लेस नहीं करती, वो कहता है कि नेचर डिपेंड करती है आपका इनर कैसा है। हमने उसकी ओड हमने एक पढ़ी जिसमें वो डिजेक्शन एंड ओड जो है उसके वो हमारे कोर्स में भी है। उसके अंदर वो रिजेक्ट करेगा वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को, वर्ड्सवर्थ के कंसेप्ट को कि नेचर आपको ब्लेस करती है पोइट्री, नेचर आपको इमेजिनेशन देती है। कहता है मुझे इमेजिनेशन क्यों नहीं दे रही, मैं परेशान हूँ। वाई आई एम नॉट रिसीविंग इमेजिनेशन, वाई आई एम नॉट रिसीविंग पोइट्री। तो इसका मतलब है जो इनर वर्ड होती है वही बेरोनी वर्ड होती है, इंटरनल वर्ड पे डिपेंड करती है आपकी एक्सटर्नल वर्ड। तो यहाँ पे वो रिजेक्ट कर देता है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को। और वर्ड्सवर्थ महज एक पोइट था, रोमांटिक पोइट था, लेकिन ये क्रिटिक भी है, ये अपनी क्रिटिक भी देता है, ये एक फिलासफर भी है, ये एक पोइट भी है। लेट्स डिस्कस रोमांटिक पोइट्स। मैंने पहले ही बताया रोमांटिक पोइट्स क्या चीज़ को डिस्कस करते हैं, सॉलिट्यूड को, तन्हाई को, मेडिटेशन को, कंटेम्पलेशन को, इमेजिनेशन को, और सॉलिट्यूड की दुनिया के बारे में बताते हैं, रस्टिक दुनिया के, पेस्टोरल दुनिया के, विलेज से रिलेटेड दुनिया, रस्टिक लोग, सिंपल पीपल, सिंपल लाइफ। ठीक है, ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इमेजिनेशन, नेचर। लेट्स डिस्कस। कॉलरिज हैज बीन कंसीडर्ड द मोस्ट complete representative of English romantic poetry of the early 19
ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी। यानी जो रोमांटिक मोमेंट है ना, ये लेट 19th सेंचुरी है और अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी। लिख लें, रोमांटिक मोमेंट कंसिस्ट ऑफ लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। अगर कोई पूछ ले कि लेट अर्ली सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, याद रखें, लिख भी देना, लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। यानी ये जो एरा है, ये जो एरिया है, ये इसने कवर किया। जॉन बशन्स रिमार्क्स, कॉलरिज पोएट्री रिप्रेजेंट, इसको अंडरलाइन कर लें, ये हमारे पास ये एक कोटेशन है, कॉलरिज पोएट्री रिप्रेजेंट कल्बिनेशंस ऑफ रोमांटिसिज्म इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ये कल्बिनेशन है रोमांटिसिज्म की, इसकी पोएट्री। इन प्रैक्टिकल पावर्स, फेलिसिटी का मतलब लिखें एक्सटेंट, टोटल, ठीक है, लिख लें इसका, फेलिसिटी का मतलब लिखें टोटल, फेलिसिटी एक्सटेंट लिख लें, डिलाइट लिख लें, इसका मतलब डिलाइट लिखें। फेलिसिटी ऑफ द फ्रेजिंग्स एंड वर्ड म्यूजिक, यानी ये हमें क्या बताती है, फ्रेजिंग और म्यूजिक, पिक्टोरियल पावर देती है, बताती है। और ही इज वन पिक्टोरियल पावर्स, फेलिसिटी ऑफ द फ्रेजिंग एंड द वर्ड म्यूजिक। ही इज वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, ये एक कहता ग्रेट मास्टर है। इन हिज सूटली यानी सूटली का मतलब लिख लें, सूटल का मतलब होता है ब्रीक बीनी, वैसे सूटली सजेस्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द सुपरनेचुरल, यानी ये हमें बड़ी ब्रीक बीनी से उसका ट्रीटमेंट बताता है सुपरनेचुरल में। जो एल्बेट्रॉस है वो भी सुपरनेचुरल है, जो वेडिंग है वो जो उसकी आंखें हैं वो भी सुपरनेचुरल है, जो सांप नज़र आते हैं वो भी जो एंजल आते हैं वो भी सुपरनेचुरल है, जो हमने एंशिएंट मैरिनर में देखा, ठीक है। ही स्टैंड्स almost alone, he also gives it to the psychological foundation, यानी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन देता है, साइकी को डिस्कस करता है। हमने एंशिएंट मैरिनर की साइकी जो है वो पढ़ी है, वो उसकी साइकी बताता है कि वो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। थ्रू द कॉलरिज इज द वर्ड, कहता है कॉलरिज वर्ड इज अ स्मॉल इन इट्स बक का मतलब लिख लें एक्सटेंट, हद, yet it ranges among the razor treasures of the English literature, यानी फिर भी कहता है ये रेंज करती है, मुकम्मल कहता है इंग्लिश लिटरेचर के ट्रेजर्स। कॉलरिज इज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, कॉलरिज एक अजीम रोमांटिक पोएट। अंडर द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल्स, लिटरेचर शिफ्टेड फ्रॉम द रीजन टू इमेजिनेशन। मैंने पहले बताया जो क्लासिकल पोइट्री थी वो रीजन की पोइट्री थी, वो ऑब्जेक्टिविटी की थी, वो साइंटिफिक थी, वो एनलाइटनमेंट की थी, वो विजन्स की, विजन के क्या, अक्ल के साथ फैसले करते, रैशनल थॉट्स की, ऑब्जेक्टिविटी की, रीजन की, उस पर फैसले करते थे, साइंटिफिक भी थी। तो अब रीजन से पोइट्री किसकी तरफ जा रही है, इमेजिनेशन की तरफ। एंड द रोमांटिक्स डिक्लेयर्ड दिस इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव पावर टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। वो कहते हैं जी इमेजिनेशन जो है वो आपको अल्टीमेट ट्रूथ देती है, आप रीजन से फैसला नहीं कर सकते। और बहुत सारी बातें हम रीजन से नहीं, अगर हम रीजन से बातें करें तो बहुत सारी हम अग्नोस्टिक हो जाएं। अभी अगर हम अक्ली और रैशनल थॉट्स को अप्लाई करें मज़हब के ऊपर तो हम अग्नोस्टिक हो जाएं, फ़ौरन मज़हब से निकल जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जी विजन से, जैसे विलियम ब्लेक कहता है कि रीज़न जो है वो तो एक क्रूबल एनिमी है एक्सपीरियंस इंजॉय करने का, नेचर को आप इंजॉय नहीं कर सकते नेचर। Coleridge not only distinguish between imaginations and fancy, but also further divide imagination into primary imagination और secondary imagination। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है ना वो क्रिएटिव नहीं है, सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्रिएटिव है, उसमें पोइट्री होती है, उसमें इंसान इंटेलेक्चुअल होता है, उसमें क्रिएटिविटी करता है। ही होल्ड्स सेकेंडरी इमेजिनेशन द सोल क्रिएटिव पावर, कहता है सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्रिएटिव होती है। Like all the romantic poets, Coleridge poetry is rooted in imagination. He is, ऊपर देखते जाएं साथ साथ, मुश्किल वर्ड हो तो अंडरलाइन करते जाए, मैं बता रहा हूँ साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। He is considered to be the most imaginative poet.
वो बड़ा इमेजिनेटिव तखयलाती पोएट जो है जाना जाता है। ही इज़ अ रोमांटिक पोएट, वो रोमांटिक पोएट है। he stands supreme in treatment of the supernatural. He is both an approach and school in himself. वो एक खुद एक ज़माना है। approach का मतलब होता है ज़माना। वो एक खुद कहता है himself, वो एक स्कूल है किसका? रोमांटिक सुपरनेचुरल का। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को जानता है कैसे उसको इन्फ्यूज़ करना है, डालना है अपनी पोइट्री के। आप देखें उसने कैसे एल्बेस्ट्रॉस को और उसको अंदर इन्फ्यूज़ किया है, डाला है अपनी पोइट्री के अंदर, और कैसे एंशिएंट मैरिनर की आंखों में एक मैजिकल इफेक्ट जो है डाला है। He is considered to be the most imaginative poet. As a romantic poet, he stands supreme in the treatment of the supernatural, and he is both an approach and school in himself. वो खुद एक ज़माना और स्कूल है कहते हैं। Coleridge supernaturalism was quite different from that of the Gothic romantic of the 18th century. Coleridge की जो supernaturism थी वो बड़ी कहता है मुख्तलिफ थी Gothic सुपरनेचुरलिज्म से। गॉथिक जो रोमांटिक ऑफ द 18th सेंचुरी की जो गॉथिक स्टाइल था ना उससे डिफरेंट। अब गॉथिक क्या है? गॉथिक एक ऐसा स्टाइल था जिसके अंदर वो हॉरिफिक और बड़ी ग्लूमी और बड़ी मिस्टीरियस चीज़ों को डाला जाता था, हॉरर किस्म की चीज़ों को डाला जाता था। whose supernaturalism was gruesome, बड़ी हॉरिफिक थी उनकी जो गॉथिक एलिमेंट थे वो बड़े हॉरिफिक थे। लेकिन इसकी हॉरिफिक नहीं, ये बड़े सिंपल से, बड़े एजुकेटेड और बड़े रिफाइंड होते हैं इसके सुपर। हॉरिबल्स एंड ब्लड कर्डलिंग। ऑन द अदर हैंड कॉलरिज सुपरनेचुरलिज्म वाज साइकोलॉजिकल। जो कॉलरिज सुपरनेचुरल का फौजिया मतलब लिख लें, सुपरनेचुरल का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट दे आर रिलेटेड टू गोस्ट, स्पिरिट्स, एंजल्स, गॉड, डिवाइंस, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सारे सुपरनेचुरल। Supernatural was gruesome, horrible and blood-curdling. On the other hand, Coleridge supernaturalism was psychological. Coleridge का जो सुपरनेचुरलिज्म था वो साइकोलॉजिकल था, साइकी से रिलेटेड था, रियलिस्टिक था। हमने एंशिएंट मैरिनर में देखा कि वो अब ये तो नहीं वो पकड़ के उसे खा ही जाता है, बस उसको इन्फ्लुएंस करता है अपनी आंखों से, उसके बाद अपनी स्टोरी से। तो एक बड़ा उसने मखसूस तरीके से बड़ा रिफाइंड सा सुपरनेचुरलिज्म बनाया। साइकोलॉजिकल होता, रियलिस्टिक होता इसका सुपरनेचुरलिज्म, एंड कन्विंसिंग दस इट इज अ मोर इफेक्टिव, और बड़ा मौसर होता। इट वाज द फिनोमिनन ऑफ द माइंड। द एंशिएंट मैरिनर ही सेड दैट द मैरिनर्स होल्ड अप द वेडिंग गेस्ट विद द ग्लिटरिंग आईज। अब उसको कैसे होल्ड करता है? अपनी आंखों से वो कर लेता है, स्पेल बाउंड कर लेता है। In the treatment of the nature, Coleridge also assumes that the role of the masters. Under the influence of the Wordsworth, he becomes admirers of the. पहले वो जो जब वो वर्ड्सवर्थ के साथ फ्रेंडशिप लगाता है, और हमने देखा कि 1798 में मिलके जब वो लिखते हैं तो बड़ा एडमायरर, उसका डिसाइपल बन जाता है, उसका स्टूडेंट बन जाता है। दो लेटर ऑन ही अब्जर्ड का मतलब होता है, अब्जर्ड का मतलब लिखने छोड़ देना। वर्ड्सवर्थियन व्यू, वर्ड्सवर्थ का व्यू जो है वो छोड़ देता है। Yet it could not detracts from the greatness of nature, लेकिन नेचर से वो डिविएट नहीं करता। जैसे उसने पूरा थीम रखा कि अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे तो नेचर अपना रिएक्शन शो करेगी, नेचर आपसे बदला लेगी। आप दरख्तों को काटोगे तो सैलाब आएंगे। आप पानी ज़ाया करेंगे तो क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगा वाटर का। दरख्तों को काटोगे तो बहुत सारी इकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। His nature description is so delicate and precise, which no other poets except Keats is able to present. कीट कहता है उसने प्रेजेंट किया है। There is also a universality and variety in the description of nature. The 18th century classicists were interested in the sort of the poetic dictions which was artificial and bombastic, whereas the romantic introduced simple day-to-day language. Coleridge also employs simple and familiar language. अब बात यहाँ पे बड़ी जबरदस्त कहता है 18th सेंचुरी में हमने देखा क्लासिसिस्ट जो क्लासिकल राइटर्स थे, पोप, मिल्टन, जोनाथन स्विफ्ट या दीगर जो राइटर्स थे इस तरह के जो तंज और वो बात करते थे, आयरनी में लिखते थे, तो
वो बड़ी ना बम्बास्टिक किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे मिल्टन ने बड़ी बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ की है। लेकिन कहता है ये जो रोमांटिक पोइट हैं ये क्या करते हैं, सिंपल पेस्टरल डे टू डे लाइफ, सिंपल डिक्शन, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था सिंपल डिक्शन, रस्टिक पीपल, रस्टिक लोग, उनकी लैंग्वेज, विल्जियर लोग। तो पोइट्री क्या होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज से रिलेटेड, सिंपल लोगों की, पेस्टोरल सीन ये है। Coleridge also implies simple and familiar language. He prayeth well who liveth well. Both man and the birds, both man and birds and beast. यानी जो प्रेथ वेल करता है वो who lived well. इंसान हो, बर्ड हो या बीस्ट हो. Unlike the classics who dealt with the elite class, the romantic dwelt with the rural and medieval life. अच्छा, इस ये medieval life, पुरानी जिंदगी, ठीक है जी, रूरल लाइफ, पेस्टोरल लाइफ, विल्जियर लाइफ, ये इनके थीम होते हैं मेन रोमांटिक्स के. Coleridge also fascinated by rural and ancient life. The ancient mariner takes us to the medieval age. The Christabel's the atmosphere is a medieval. Christabel का अगर देखें ना atmosphere, तो वो जी एक लड़की होती है, उसकी शक्ल चेंज करके कोई आ जाता है और अल्टीमेटली वो इसके साथ सोई रहती है न्यूड फॉर्म में. तो इस तरह की वो कहानी है, पुरानी सी मेडिवल सी, उसने क्रिस्टबल में शामिल की. कुबला खान देखें तो बड़ा विजनरी सा एक महल दिखाया गया, पैलेस, वो भी रूरल सा. वी आल्सो फाइंड द रूरल सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हा रहना, रूरल एरिया. ऑल द रोमांटिक्स वर एस्केपिस्ट. एस्केपिस्ट का मतलब होता है कि सोसाइटी से दूर निकल जाना, फरार हासिल करना, एस्केपिस्ट का मतलब. दे लाइक टू एस्केप फ्रॉम द अर्बन लाइफ इन रूरल सॉलिट्यूड, यानी वो अर्बन लाइफ से रूरल सॉलिट्यूड में जाते हैं. Coleridge was the dreamers and his wonderful dreams quality made him a great supernatural poet. Being fed up with the activities of the daily mortal life, he relished in the state of the reverie. Reverie का मतलब लिखें सोच, meditations, contemplation, imaginations. Most of the poetry is a product of the dreamy quality, dream quality. और कॉलरिज ने जो पोएट्री की है ना, उसने ड्रीमी दुनिया में लिखी है. कुबला खान के बारे में, मंगोल बादशाह के बारे में पढ़ रहा था तो कुबला खान लिख दिया, वो पढ़ते पढ़ते सो गया. सोना और ड्रीमी दुनिया में जाना जो है उसका एक एसेंशियल एलिमेंट है पोएट्री का. पहले वो ओपियम लेता है और उसे नींद नहीं आ रही, पढ़ रहा था, ओपियम लेके सो जाता है, तो जब वो सोता है तो उसे सारा विजन आता है और जैसे वो उठता है तो वो वैसे लिख देता है. तो वो कहते हैं कि उससे जितनी उसने लाइंस उसने सोची थी आदि उसे भूल गई, पूरी जो है वो नहीं लिख सका. कुबला खान जो है पूरा वो उसका डिपिक्शन नहीं दे सका. All the romantics were the lover of the beauty. They generally add strangeness to its. Coleridge creates a sense of the strangeness and wonders in his poetry. He creates an enchantment of wonders and strangeness in his narrations of the mariners. Similar the story of the Christabels and the Picarsik in Kubla Khan create a wonders and strangeness. The use of the despairs and melancholy is important features of the romantic poet. Despair, mayusi, melancholy, pareshani. A note of the melancholy is found in the Coleridge's poetry. In Dejection and Ode, he appears melancholic while talking about the grief. Grief का मतलब परेशानी होता है. Without a pangs which finds no natural outlet to relieve. All the romantics are lyrical in poetry. इनकी पोएट्री बड़ी lyrical होती है, rhythmic होती है. They love lyricism and create music in their poetry by choosing the musical words and arranging them rhythmically. Coleridge is one of the most melodious poets. He said, "The fair breeze blows and the white foams blue. The furrows followed free. We were the first that ever burst into the silent sea." ये बड़ी रिदमिक सी पोएट्री कहते हैं. Though both Coleridge and Wordsworth together laid a foundation of the romantic revivals, yet in certain aspect Coleridge poetry illustrated the romantic tempers better than any other poets. अब देख लें, बात वही आ गई कि वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा अच्छा लिखता था
Therefore, we can indisputably call him the great romantic poet. His poetry is the most finished. It is a supreme embodiment. Embodiment का मतलब लिखे अलामत. Of all that is the purest and the most ethereals in the romantic spirit. He is regarded as the most complete representative of the English romantic poetry of the early 19th century. ठीक है, आप इसमें डिस्कस करेंगे कि रोमांटिक पोइट्स जो होते हैं वो सॉलिट्यूड एस्केपिस्ट होते हैं. यू कैन डिस्कस जॉन कीज, लॉर्ड बैरर, पी.बी. शेले, इनकी लाइफ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दें. वर्ड्सवर्थ जो एस्केपिस्ट था वो भी सोसाइटी से दूर रहता था. लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट भी कहा जाता है, इनको लेक पोइट्स भी कहा जाता है. They want to live in the rural life and they want to discuss simple rustic people, and we've seen the same thing in Samuel Taylor Coleridge's work. Simple life, simple people, villager people, pastoral scenes, imagination, fantasy, ये चीज़ें वो डिस्कस करते हैं. सिम्बोलिज्म, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपने वर्क में. स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस टाइम.